तो हेलो दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। आपके अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज लूसेंट की दूसरे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो आज लूसेंट का जो अगला टॉपिक है आज हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं लूसेंट का अगला टॉपिक। तो इसमें जो सबसे पहली बात है वो है सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वेदों को, अगला पॉइंट है, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। तो वो 6 वेदांग कौन कौन से हैं? तो आइए देख लेते हैं वेदांग। तो 6 वेदांग कौन कौन से हैं? तो पहला जो है शिक्षा है। पहला वेदांग शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा कल्प, चौथा व्याकरण, पांचवा निरुक्त, छठा छंद। तो ये जो वेदांग हैं 6 हैं। इन 6 वेदांगों की रचना किस लिए हुई? ताकि हम वेदों के बारे में भली भांत समझ सकें। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेदों को भली भांत समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के जो रचयिता है लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। पुराणों के जो रचयिता है लोमहर्ष हैं अथवा इनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। पुराणों की संख्या जो है वो कितनी है? पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। अगला टॉपिक, 5 पुराणों में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। 5 पुराणों में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। वो 5 पुराण कौन कौन से हैं? तो पहला मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और ब्राह्मण और भागवत पुराण। तो इन 5 में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। 5 पुराण ऐसे हैं जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। कौन कौन से? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। सबसे प्राचीन जो इसमें पुराण है वो है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण जो है वो है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन है और प्रमाणिक भी है। सबसे प्राचीन पुराण एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। अगला पॉइंट जो है वो है अधिकतर पुराण सरल संस्कृत में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण जो है सरल संस्कृत में लिखे गए हैं। अगला पॉइंट, स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वो केवल सुन सकते थे। स्त्रियां और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो केवल उन्हें सुन सकते थे, सुनने की अनुमति थी। आइए आगे पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। तो अगला पॉइंट जो है लूसेंट का तो है स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति मिलती है। स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति मिलती है। तो मैत्रेयनी संहिता में स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति मिलती है। अगला पॉइंट, स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। अगला पॉइंट, शुंग काल का मानक ग्रंथ है। शुंग काल का मानक ग्रंथ है। तो कौन है? मनुस्मृत शुंग काल का मानक ग्रंथ है। अगला पॉइंट, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। तो हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है कथावस्तु। कथावस्तु क्या है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। अगला पॉइंट, जैन साहित्य को कहते हैं। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला पॉइंट, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। यानी जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास पता चलता है। तो किससे? कल्प सूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास पता चलता है। अगला पॉइंट, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इनका जो दूसरा नाम है वो कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, इनका जो अन्य नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। अगला पॉइंट देखते हैं, अर्थशास्त्र विभाजित है। तो किसमें विभाजित है? तो 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। अगला पॉइंट, अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी भी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी भी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं को संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को संस्कृत साहित्य में लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया तो किसने किया? कल्हड़ ने। कल्हड़ जी ने ऐतिहासिक घटनाओं को संस्कृत साहित्य में लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया तो किसने? कल्हड़ ने। इनकी पुस्तक क्या है? इनकी पुस्तक है राजतरंगिणी। कल्हड़ की जो पुस्तक है क्या है? राजतरंगिणी। इसमें किसका इतिहास है? तो इसमें कश्मीर का इतिहास है। ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक है क्या? राजतरंगिणी। किसकी है? कल्हड़ की। इन्होंने क्या किया? ऐतिहासिक घटनाओं को संस्कृत साहित्य में लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया। किसने? कल्हड़ ने। इनकी पुस्तक का नाम राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का संबंध किससे? कश्मीर के इतिहास से। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें है? तो अरबों की जो सिंध विजय का वृत्तांत है वो चचनामा में है। चचनामा में अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत है। किसमें? चचनामा में। चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद चचनामा के लेखक हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक पढ़नी है। कौन है? पढ़नी है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, यवन आक्रमण का उल्लेख किस ज्योतिष ग्रंथ में मिलता है? तो यवन आक्रमण का उल्लेख कात्यायन की गार्गी संहिता में मिलता है। यवन आक्रमण का उल्लेख कात्यायन की गार्गी संहिता में मिलता है। तो गार्गी संहिता क्या है? कात्यायन की ज्योतिष ग्रंथ है, इसमें क्या मिलता है? यवन आक्रमण का उल्लेख। अगला पॉइंट देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे तो कौन थे? पतंजलि क्या थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। इन्हीं के महाभाष्य से यानी पतंजलि के महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चला। यानी कि पतंजलि का जो महाभाष्य है उसी से शुंगों का इतिहास का पता चला। तो आशा करते हैं आज के टॉपिक आपको पसंद आएंगे। तो पसंद आए हों तो कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय हिंद, वंदे मातरम।